नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं फिर कंटिन्यू कर रही हूँ CNT एक्ट 1908 और इस क्रम में आज हम जानेंगे अध्याय 9 और अध्याय 10 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण धाराएं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अध्याय 9 का धारा। अध्याय 9 जो है, मैं यहाँ आपको बताना भूल गई कि अध्याय 9 में हमें 52 से लेकर 63 तक की धाराओं को पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अध्याय 9 में किन धाराओं का जिक्र किया गया है। तो धारा 52 से लेकर 63 तक का जिक्र किया गया है अध्याय 9 में। तो आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं धारा 52। धारा 52 के बारे में हम अभी जानेंगे। 52, धारा 52, तो इससे हम कंटिन्यू करते हैं। अभिधारी यानी टिनेंट द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में देय होगा। धारा 52 में क्या कहा गया है कि जो अभिधारी है, जो टिनेंट है, उसके द्वारा लगान का जो भुगतान होगा वो कृषि वर्ष यानी जो कृषि वर्ष है उसकी प्रत्येक तिमाही पर यानी 3-3 महीनों पर यानी एक साल में 4 किस्तों में लगान का देय होगा, ऐसा कहा गया है धारा 52 में। अब है धारा 53। लगान का भुगतान माल कचहरी ऐसे अन्य स्थान जहां लगान का भुगतान हो डाक मुद्रा देश यानी मनी ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है। 53 में लगान का भुगतान कहाँ होगा इसका जिक्र किया गया है कि जो लगान का भुगतान है वो माल कचहरी में या फिर ऐसे स्थान जहां लगान का भुगतान होगा जैसे कि डाक मुद्रा देश यानी मनी ऑर्डर के द्वारा किया जा सकता है। लगान का भुगतान कहाँ होगा और कैसे होगा इसका जिक्र किया गया है धारा 53 में। नेक्स्ट है धारा 54। धारा 54 में बताया गया कि भूस्वामी द्वारा लगान या उस पर ब्याज भुगतान प्राप्त होने पर एक हस्ताक्षरित रसीद अभिधारी को दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि अगर कोई जो भूधृति है, यहाँ पर है कि जो भूस्वामी द्वारा जब लगान या उस पर ब्याज भुगतान जब प्राप्त होगा तो वो एक हस्ताक्षरित रसीद जो है अभिधारी को देगा। यानी कि जब अगर मान लेते हैं कि मैंने अगर इस लगान को पे किया है तो मुझे उसकी एक प्राप्ति रसीद जो है वो दी जाएगी। यह है धारा 54 में। अब है धारा 55। लगान संबंधी मामलों में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा। अब जो लगान है उससे संबंधित मामलों में किसका निर्णय अंतिम होगा? तो उपायुक्त का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। अब है धारा 56 में कि जमा की प्राप्ति और उसके भुगतान संबंधी प्रक्रिया। धारा 56 जो है उसमें जो लगान को जो जमा करना है तो वो जो जमा की प्राप्ति होगी और उसके भुगतान संबंधी जो प्रक्रियाएं होंगी उसका जिक्र किया गया है धारा 56 में। अब आता है धारा 57। जमा के पूर्व लगान के लिए वाद या आवेदन के लिए परिसीमा। जमा के पूर्व लगान के वाद या आवेदन के लिए जो परिसीमा दी गई है वो दी गई है धारा 57 में। अब है धारा 58। लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज। जो लगान का बकाया है उस पर क्या ब्याज लगेगा, कितने समय में कितना ब्याज लगेगा, उसका जिक्र किया गया धारा 58 में। निर्धारित तिथि के अंदर लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष बकाया राशि पर अधिकतम 6.25, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की जा रही बल्कि साधारण ब्याज की बात की जा रही है कि अगर निर्धारित तिथि के अंदर लगान का भुगतान नहीं होता है तो प्रति वर्ष बकाया राशि जो है उस पर कितना लगान लगेगा? तो 6.25% लगेगा प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। लेकिन अगले किसी कृषि वर्ष में संपूर्ण लगान का भुगतान कर देने की स्थिति में ब्याज जो है वो 3% से ज्यादा नहीं लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक वर्ष नहीं पूरा होता है और बीच में ही अगर लगान चुका दिया जाता है तो उसमें जो ब्याज ऐड होगा वो कितना होगा? वो 3% होगा। यानी पहले है प्रतिवर्ष, अगर प्रतिवर्ष लगान अगर नहीं चुकाया जा रहा और वो बढ़ते जा रहा है 1 साल से 2 साल, 2 साल से तीसरे साल, तो उस समय जो प्रतिशत होगा लगान के ऊपर ब्याज का वो होगा 6.25। लेकिन अगर लगान साल के बीच में ही चुका दिया जाता है, एक साल अगर उसमें पूरा नहीं होता है, एक कृषि वर्ष के बीच में ही चुका दिया जाए लगान, तो उस समय जो प्रतिशत ब्याज लगेगा वो लगेगा 3%। एक साल के अंदर अगर चुका दिया जाता है तो कितना लगेगा? 3%। तो ये है धारा 58। अब है धारा 59
यदि भूधारक का लगान बकाया हो तो उसका पट्टा रद्द करते हुए उसे बेदखल किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर भूधारक का लगान बकाया हो तो उसका जो पट्टा है उसको रद्द करते हुए उसे उसकी जोत से बेदखल किया जा सकता है। ये कहा गया है किसमें? धारा 59 में। धारा 60, लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होना। यानी लगान का अगर बकाया है तो वो काश्तकारी पर प्रथम भार होगा, चाहे वो काश्तकार कोई भी क्यों ना हो, लगान का बकाया राशि जो है उसे चुकाना पड़ेगा। यही है धारा 60 में दिया हुआ कि लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होना। यह है धारा 60 में। अब है धारा 61, वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण। अगर वस्तु रूप में लगान दिया जाता है तो उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है धारा 61 में। क्या बताया गया है इससे देख लेते हैं। यदि भूधारक द्वारा लगान वस्तु रूप में दिया जाता रहा हो तो वह इसे धन लगान की रूप में रूपांतरित करने हेतु उपायुक्त या किसी राजस्व अधिकारी के पास आवेदन देगा। ये बताया गया किसमें? तो ये बताया गया है धारा 61 में कि अगर कोई लगान के रूप में वस्तु दिया करता था और वही नियम चलता आ रहा है और वह अगर इसे चेंज करना चाहता है, धन लगान के रूप में इसे रूपांतरित करना चाहता है, तो उसे उपायुक्त या किसी अन्य राजस्व अधिकारी के पास क्या करना होगा? आवेदन देना होगा। तथा उपायुक्त या कोई राजस्व अधिकारी जो है उचित जांच के बाद जो है रूपांतरित धन लगान का नियम निर्गत कर सकेंगे। यानी आवेदन देने के पश्चात ही या तो उपायुक्त या तो राजस्व अधिकारी जिसके पास आवेदन दिया गया है वो जांच के फलस्वरूप ही नियम जो है निर्गत करेंगे कि वो जो धनराशि लगान के रूप में दी जाएगी कितनी होगी, कब दी जानी है, इन सब नियमों को निर्गत कर सकेंगे। अब है धारा 62, रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने की कालावधि। ये जो रूपांतरित लगान है जो वस्तु से धन में परिवर्तित हुई है तो उसकी कालावधि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह है धारा 62 में। देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। धारा 61 के अधीन किसी जोत का लगान रूपांतरित होने पर वहां लगान अगले 15 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी जो रूपांतरित लगान जहां हुआ है वहां पे किसी जोत का लगान अगर रूपांतरित हुआ है तो वहां लगान जो है अगले 15 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जाएगा या नहीं घटाया जाएगा। यानी जो लगान फिक्स कर दिया गया है रूपांतरण के समय वही लगान उसे 15 वर्षों तक देते रहना। उस समय 15 वर्षों तक ना उसे घटाया जा सकता और ना ही उसे बढ़ाया जा सकता है। इसे अगर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन दिए गए हैं? सिवाय भूस्वामी द्वारा की गई वृद्धि अथवा भूधृति के क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर उपायुक्त के आदेश से अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से। तो क्या कहा जा रहा है कि बढ़ाया भी नहीं जा सकता और घटाया भी नहीं जाएगा। कब घटाया बढ़ाया जा सकता है? अगर भूस्वामी द्वारा की गई वृद्धि अथवा भूधृति के क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर या उपायुक्त के आदेश से अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह है धारा 62 में। अब है धारा 63, भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड। यानी भूस्वामी द्वारा अगर लगान के अतिरिक्त किसी तरह का अवैध रकम वसूला जा रहा है तो उसके लिए कौन से दंड के प्रावधान है ये जिक्र किया गया है धारा 63 में। देख लेते हैं आगे क्या कहते हैं, कहा जा रहा है। यदि कोई भूस्वामी काश्तकार के विधि पूर्वक दे लगान या बकाया ब्याज के अतिरिक्त कोई धनराशि या वस्तु वसूलता है या अतिरिक्त भुगतान की शर्त रखता है तो भूस्वामी 6 माह के साधारण कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों के दंड का भागी होगा। तो ये बताया गया है धारा 63 में कि यदि कोई भूस्वामी काश्तकार से जो लगान तय है, जो विधि पूर्वक जो दे लगान है या उसका जो ब्याज है उसके अतिरिक्त अगर किसी तरह का धनराशि या वस्तु वसूलता है और अतिरिक्त भुगतान की शर्त रखता है तो उस तरह में भूस्वामी जो है उसको 6 माह के साधारण कारावास या 500 रुपए जुर्माना दिया जा सकता है या दोनों ही दंड जो है वो दिया जा सकता है। यानी भूस्वामी जो होगा वो दंड का भागी होगा अगर वो किसी अवैध तरीके की वसूली करता है लगान या उसके ब्याज के अतिरिक्त। तो 6 माह का कारावास साथ ही 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों। अब आता है अध्याय 9 का क। इसमें दिया गया है बंजर भूमि का बंदोबस्त और इसमें धारा हमें देखना है 63 का क एवं ख।
बंजर भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार होगा, इसके बारे में दिया गया है अध्याय 9 के क में। 63 का क, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना। जो बंजर भूमि है उसका बंदोबस्त किस पे किया जाना, तो पट्टे पर। राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित प्रारूप में पट्टे पर किया जाएगा। जो राज्य सरकार है वो बंजर भूमि का बंदोबस्त जो है विहित प्रारूप में, जो निश्चित प्रारूप है उसी के आधार पर पट्टे पर किया जाएगा। पट्टा 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिनमें से एक प्रति संबंधित रैयत को दी जाएगी तथा एक प्रति जिले के उपायुक्त को भेज दी जाएगी। तो इसमें समझने लायक बात कुछ नहीं है कि जो पट्टा तैयार किया जाएगा, जो पट्टा दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से विहित प्रारूप में, तो उसकी दो प्रतियां तैयार की जाएंगी। एक प्रति जो है वो रैयत को दे दी जाएगी और एक प्रति जो है वो उपायुक्त को भेज दी जाएगी। यह है धारा 63 का क। अब है धारा 63 का ख, बंदोबस्त को अपास्त यानी कि रद्द किया जाना। बंदोबस्त को अपास्त या रद्द किया जाना। यदि उपरोक्त रीति से बंदोबस्त किसी भूमि पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों की समयावधि में खेती न की गई हो अथवा उसका संक्रमण किया गया हो, तो जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को अपास्त या रद्द करने तथा ऐसी भूमि का पुनः बंदोबस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। ये जो धारा है 63 का क, इसमें कहा गया है क्या कि जो बंदोबस्त है उसको अपास्त यानी कि रद्द किया जा सकता है। किन सूरतों में, तो यदि जो उपरोक्त रीति से अगर बंदोबस्त जो भी हम लोगों ने पढ़ा 63 के भाग 63 में, धारा 63 में, तो उसके बंदोबस्त किसी भूमि की बंदोबस्त की तारीख के 5 वर्षों की समयावधि में, जो बंदोबस्त हुआ उसके 5 वर्षों की समयावधि में खेती न की गई हो। खेती 5 वर्षों की समयावधि के भीतर अगर बंदोबस्त हुआ हो और उसके 5 वर्षों की भीतर खेती ना किया गया हो जमीन पर, या उसका संक्रमण किया गया यानी कि उसका गलत उपयोग किया गया हो खेती का, तो जिले का जो उपायुक्त है वो बंदोबस्त को अपास्त यानी कि रद्द कर सकता है और ऐसी भूमि का पुनः बंदोबस्त करने हेतु जो उपायुक्त है वो स्वतंत्र है। यानी अगर जमीन का गलत उपयोग हो रहा है, बंदोबस्त होने के 5 वर्षों के भीतर उस पर खेती ना की गई हो, तो ऐसे सूरत में उपायुक्त उस बंदोबस्त को रद्द कर सकता है और फिर उस भूमि को पुनः बंदोबस्त करने का अधिकार रखता है उपायुक्त। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उपायुक्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आता है अध्याय 10, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। जो उपबंध है भूस्वामी और काश्तकार के लिए, उसकी चर्चा की गई है अध्याय 10 में, और धारा हमें इसमें पढ़ना है धारा 64 से लेके 75 तक। अब हम देखते हैं कि धारा 64 से 75 में क्या कहा गया है। धारा 64, उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन। अब है कि जो 64 उसमें क्या बताया गया कि अगर उपायुक्त का पूर्वादेश हो तो जो भूमि है उसे कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भूमि को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। यानी कि यहाँ मेन रोल फिर उपायुक्त का ही है कि अगर उसकी आज्ञा होगा तो किसी भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये है धारा 64 में। धारा 65 जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अब है धारा 66, किसी कृषक को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जाधीन किसी बगीचे या किसी भूमि या वास भूमि को कोड़कर में बदलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब ये जो धारा है इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी कृषक को कोड़कर भूमि जो तैयार करता है, किसी कृषक को या जो कि भूमिहीन श्रमिक होगा, तो उन्हें ही किसी भूमि को कोड़कर में बदलने की अनुमति जो है वो देते हैं उपायुक्त। और अगर किसी कृषक को किसी अन्य व्यक्ति का अगर कब्जाधीन बगीचा होगा और या फिर भूमि होगी या वास हो, यानी किसी के कब्जे के अधीन अगर कोई भूमि है या किसी की वास भूमि है, तो वैसे भूमियों को कोड़कर में बदलने का अधिकार जो है वो किसी कृषक को नहीं दिया जाएगा। यह है धारा 66 में, 66 में। अब है धारा 67, कोड़कर में अधिभोगाधिकार। कोड़कर में अधिभोगाधिकार कैसा है इसके बारे में जानेंगे। ऐसा रैयत जो किसी भूमि को जोतता या धारित करता हो और उस जोत को उसने कोड़कर में परिवर्तित कर दिया है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने उस भूमि पर 12 वर्षों तक खेती नहीं की है या उसे धारण नहीं किया है, उस भूमि पर अधिभोगाधिकार होगा।
धारा 67 में कहा गया है कि कोड़कर में जो अधिभोगाधिकार दिया गया है उससे संबंधित प्रावधान है कि ऐसा रैयत जो किसी भूमि को जोतता है या धारित करता है और उस जोत को उसने कोड़कर में बदल दिया है, तो इस बात के होते, कोड़कर में उसने जरूर बदल दिया है, लेकिन इस बात के होते हुए भी कि उसने उस भूमि पर 12 वर्षों तक खेती नहीं की है, इससे उसके अधिभोगाधिकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि उसका जो अधिभोगाधिकार है उस जमीन पर वो स्वतः बना ही रहेगा, चाहे उसने 12 वर्षों तक उस पर खेती की हो या ना की हो। तो यह है धारा 67। अब है धारा 68, काश्तकार को बेदखल किया जाना। तो काश्तकार को किन सूरतों में बेदखल किया जा सकता है या कैसे बेदखल किया जा सकता है, इसकी चर्चा की गई है 68 में। किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि कोई अगर काश्तकार है तो उसे किसी डिक्री यानी न्यायालय के आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा किसी भी सूरत में काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह है धारा 68। अब है धारा 69, यदि किसी अधिभोगी या अनधिभोगी रैयत द्वारा भूमि का गलत उपयोग तथा अधिनियम के किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो तो उसे बेदखल किया जा सकता है। तो धारा 69 में क्या कहा गया है कि यदि कोई अधिभोगी या अनधिभोगी रैयत है जिसने भूमि का गलत उपयोग किया हो और अधिनियम के किसी शर्त का पालन नहीं किया हो, उसका उल्लंघन किया हो, तो ऐसे में उसे बेदखल किया जा सकता है उसकी जोत से। परंतु यदि उसने निर्धारित समयावधि में आदेश द्वारा निर्धारित प्रतिकर की रकम चुका दी हो तो उसकी बेदखली जो है वो रद्द की जा सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर अधिभोगी या अनधिभोगी रैयत जो है अपनी जमीन का गलत उपयोग करता है या फिर अधिनियम के किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसे उसकी जोत से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन यदि उसने निर्धारित समय में जो आदेश है उसके द्वारा जो निर्धारित प्रति कर है उसकी रकम जो है वो चुका देता है अगर वो, तो उसकी जो बेदखली हुई थी उसको रद्द किया जा सकता है। ये कहा गया है धारा 67 में, सॉरी धारा 69 में। धारा 70, बेदखली का आदेश कृषि वर्ष के अंत से और न्यायालय के अगले आदेशित तारीख तक प्रभावी होगा। ये जो बेदखली का आदेश है वो कब से कब तक प्रभावी होगा, तो कृषि वर्ष के अंत से और न्यायालय के अगले आदेशित तारीख तक प्रभावी होगा बेदखली का आदेश। ये है धारा 70। अब है धारा 71, कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से अगले 1 वर्ष तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। अब यहाँ कहा गया धारा 71 में कि कोई काश्तकार अगर बेदखल हो चुका है तो बेदखल होने की स्थिति में वे बेदखली की जो तारीख है उसके अगले 1 वर्ष तक उपायुक्त के सम्मुख जो है आवेदन वो कर सकता है। यह है धारा 71 में। धारा 71 का क, इसमें दिया गया है विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना। यानी नियमों के उल्लंघन के द्वारा अगर भूमि अंतरित की गई है अनुसूचित जनजाति की तो उसके जो सदस्य हैं उनको पुनः भूमि वापस दिलाने का जो प्रावधान है वो धारा 71 क में दिया गया है। देखते हैं इसको क्या कहा गया है। यदि किसी समय उपायुक्त को पता चले कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन का अंतरण धारा 46 का उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से कराया गया है तो वह अंतरिती को सफाई देने का उपयुक्त समय प्रदान करेगा तथा अंतरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ही जमीन से बेदखल करके अंतरक को भूमि वापस देगा। यानी किसी भी सूरत में अगर जो उपायुक्त है उसे पता चले या उसके पास आवेदन आए कि जो अनुसूचित जनजाति जो रैयत है उसकी जमीन का जो अंतरण हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है वो धारा 46 के उल्लंघन के द्वारा हुआ है या फिर कपटपूर्ण तरीके से किया गया है यानी धोखेबाजी से किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो उपायुक्त है वो जिसने जमीन को लिया है उसे सफाई देने का समय तो जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन वो जो है अंतरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ही, यानी कि अंतरिती को भले वो सफाई देने का समय प्रदान किया जाएगा लेकिन फिर भी उसे किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा और जमीन से उसे बेदखल करके अंतरक को भूमि जो है वो वापस किया जाएगा उपायुक्त के द्वारा। ये है धारा 71 का क। साथ ही इसमें कहा गया अधि अंतरिती के अंतरण की तारीख से 30 वर्षों के अंदर जमीन पर कोई निर्माण कार्य कर दिया हो
तो अंतरक उसका मूल्य चुकाने को रजामंद ना हो तो उपायुक्त अंतरिती को 2 वर्ष के भीतर उस भवन को हटाने का आदेश देगा। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन को हटवा सकेगा। अब यहाँ पे एक और बात कही गई कि जो अंतरिती है उसने अगर अंतरण की तारीख के 30 वर्षों के भीतर है, यानी कि 30 वर्षों का समय बहुत लंबा समय है, तो 30 वर्षों के भीतर अगर जमीन पर कोई निर्माण कार्य यानी कि कोई भवन अगर बना दिया है और अंतरक जो है उस भवन का मूल्य नहीं चुकाना चाहता है, तो उपायुक्त जो है वो अंतरिती को 2 वर्ष का समय देगा। यानी जिसने वो जमीन ली है, जिसने वो भवन बनाया है, उसे 2 वर्ष का समय देता है उस भवन को गिराने का या वहां से उस भवन को उस जमीन से हटाने का। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उपायुक्त खुद अधिकारी है उस भवन को हटाने का, यानी कि उपायुक्त उस भवन को हटवा सकता है। ये है धारा 71 के क में। अब है धारा 71 का ख। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे होगा धारा 71 का ख। इसमें है विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध में दंड, यानी कौन सा दंड दिया जाएगा उसके बारे में, कौन सा दंड का प्रावधान है अगर कोई विधि विरुद्ध भूमि को अंतरित करता है उसके लिए। कपटपूर्ण तरीके से धारा 46 को उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों दे होगा। अब है कि कोई अगर कपटपूर्ण तरीके से धारा 46 के उल्लंघन में कोई भूमि को अंतरित कर लेता है तो ऐसी स्थिति में कितने वर्ष की सजा दी जाएगी, तो 3 वर्ष की सजा दी जाएगी और जुर्माना लगेगा 1,000 रुपए का, या फिर ये दोनों ही दिए जा सकते हैं दंड के रूप में। अब है धारा 72 रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण यानी कि सरेंडर। कोई रैयत अगर अपनी भूमि का अभ्यर्पण करना चाहता है तो यदि कोई रैयत किसी पट्टे या करार से आबद्ध न हो तो वह किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत को अभ्यर्पित कर सकता है और इसकी सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को 4 माह पूर्व देनी होगी। तो ये कहा गया है धारा 72 में कि कोई रैयत अगर अपनी स्वेच्छा से चाहे तो वो अपनी जमीन को अभ्यर्पित कर सकता है और इसकी सूचना उसे किसे देनी होगी, तो 4 माह पूर्व भूस्वामी को देनी होगी, 4 माह पूर्व। ये कहा गया है धारा 72 में। अब है धारा 73 रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। अभी तक था अभ्यर्पण, अब आता है परित्याग। इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई रैयत भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर दे और लगान देना बंद कर दे तो उसकी जो भूमि है उस भूमि भूस्वामी किसी दूसरे को पट्टे में दे सकता है चालू कृषि वर्ष समाप्ति के उपरांत। यानी कि कोई रैयत अगर अपनी भूमि का परित्याग करना चाहता है अपनी स्वेच्छा से तो उस जमीन का जो भूस्वामी है वो उस जमीन को दूसरे किसी को पट्टे पर दे सकता है। कब दे सकता है, जब वो जिस कृषि वर्ष में वो जमीन परित्याग किया गया उस कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद। ये इंपॉर्टेंट है कि एक जिस कृषि वर्ष में भूमि का परित्याग किया है उस कृषि वर्ष का समय अगर समाप्त हो जाता है तो उसके उपरांत भूस्वामी जो है उस परित्यक्त जमीन को दूसरे को पट्टे पर दे सकता है। फिर इसमें एक और कंडीशन है कि कोई अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के भीतर तथा अन्य अधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त जमीन पर कब्जा वापस करने का आवेदन दे सकता है यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि रैयत ने जोत का परित्याग स्वेच्छा से नहीं किया है तो वह बकाया लगान के भुगतान के पश्चात रैयत को भूमि का कब्जा वापस देने हेतु आदेश दे सकता है। अब यहाँ कहा गया कि कोई अधिभोगी रैयत जो है वो 3 वर्ष के भीतर, और अगर अनधिभोगी रैयत है तो 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि यानी जो भूमि उसने परित्यक्त किया था उस पर अगर वापस कब्जा करना चाहता है तो वो उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। और उपायुक्त को अगर यह समाधान हो जाए यानी ये समझ में आ जाए, उसे ये ज्ञान हो जाए, उपायुक्त को ये पता चल जाए कि ये जो जमीन है रैयत ने जिसे परित्याग किया था वो स्वेच्छा से नहीं हुआ है, तो वो जो उपायुक्त है वो उस अधिभोगी या अनधिभोगी रैयत को बकाया जो लगान है उस जमीन पर उसके भुगतान कर देने के पश्चात जो है रैयत को भूमि का कब्जा वापस करने हेतु आदेश जो है उपायुक्त दे सकता है।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट धारा है अध्याय 10 का धारा 75, जिसमें है भूमि की माप। किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खुडकट्टीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का सामान्य सर्वेक्षण तथा इसकी माप करने का अधिकार होगा। यह है धारा 75 में कि भूमि का माप दिया हुआ है कि किसी की संपदा या भूधृति या मुंडारी खुडकट्टीदार काश्तकारी का जो प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का सामान्य सर्वेक्षण कराने का तथा उसकी माप कराने का अधिकार होगा। तो यह है धारा 75 भूमि की माप। तो ये थे अध्याय 9 का क और अध्याय 10 से जुड़ी हुई धाराएं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट धाराओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।